स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमने ब्रेक से पहले बात की स्पीकर पोस्ट को लेकर के, स्पीकर के पद को लेकर के घमासान छिड़ गया है। अब इस पर वोटिंग होगी कल, लेकिन आज 25 जून है। कल प्रधानमंत्री ने संसद में जाते वक्त याद दिलाया था कि 25 जून इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इमरजेंसी जब लगी थी, तो अब देश को एक बार फिर से याद करना चाहिए कि उस दौर में हुआ क्या था। वो 2 साल 1975 से लेकर 1977 तक देश के लिए कितना मायने रखते हैं। और आज जगह जगह आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, बीजेपी की तरफ से आयोजित किए गए हैं। लोकतंत्र का काला दिवस ऐसा नाम दिया गया है आज के दिन को। 25 जून को रात 12 बजे इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उस वक्त प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद 2 साल तक खूब मनमानी देश के अंदर चली थी। पूरा देश इस बात को जानता है। कल ये बात जब कही गई, प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि भैया बहुत पुरानी बात हो गई, 50 साल पुरानी बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में लोगों को याद दिला रही है कि 25 जून क्यों मायने रखता है। इसको लेकर के जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम किए हैं। कंगना रनौत का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया है। कंगना रनौत ने एक फिल्म वो बना रही हैं, जिसका जो इमरजेंसी पर ही फिल्म बनी, और वो इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है। तो वो भी ये कह रही हैं कि इनको जितना लोकतंत्र विपक्ष को चिल्लाना है चिल्ला लेने दीजिए। इन सब के कच्चे चिट्ठे उस फिल्म में हम खोल देंगे। विपक्ष की और पार्टियों की बात कीजिए जो कांग्रेस के आज साथ है, लेकिन पहले तो नहीं थी, जैसे आम आदमी पार्टी। तो संजय सिंह ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद कोई समर्थन तो नहीं कर सकता। बात तो गलत ही थी, लेकिन पिछले 10 साल से जो हो रहा है वो भी इमरजेंसी से कम नहीं है। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं जेपी नड्डा जी, कंगना रनौत क्या कह रही हैं, और संजय सिंह कैसे समर्थन नहीं कर सकते लेकिन खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे। आज 50 साल हो गए, 50 इयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। आज जो है हमने इमरजेंसी फिल्म की जो है 6 सितंबर डेट रिलीज की है। और मुझे लगता है जो हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि मैं भी 86 बॉर्न हूं, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, हम बस सुनते रहते हैं। तो ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था। और ये जो आज का दिन है, ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच कर करके उछाल रहे हैं। तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई, उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया। और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है, जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हुआ है। आप देखिए ना, अभी आपातकाल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लोकतंत्र का कैसा माहौल उड़ाया गया 10 साल के अंदर। चुनी हुई सरकारें अलग अलग राज्यों में गिराई गई। महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिराई गई, विधायकों को तोड़फोड़ करके। वही काम कर्नाटक में हुआ, वही काम अरुणाचल में हुआ, वही काम उत्तराखंड में हुआ, वही काम मध्य प्रदेश में हुआ। कितनी बातें बताएं आपातकाल की। इन 10 सालों में इस देश ने क्या देखा है? तो इसलिए निश्चित रूप से आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो एक आपातकाल 10 सालों में हम लोगों ने देखा है, ये तो बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक क्या रहा। 1 साल तक देश के किसान सड़कों पे बैठे रहे। तो आपने सबके रिएक्शन सुने। संजय सिंह कह रहे हैं 10 साल से जो चल रहा है देश के अंदर वो भी आपातकाल ही है। और क्या लगे, कल खड़गे साहब ने भी कहा था अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश के अंदर। नहीं देखिए, मतलब जब इस तरह की बात कोई नेता कहता है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है,
तो ये तो ठीक वैसी ही बात होगी कि आप अनडिक्लेयर्ड कह के तो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब अनडिक्लेयर्ड तो किसी को कहते हैं ना कि अच्छा भाई अनडिक्लेयर्ड है लेकिन ये है। अब उसको मानेगा कौन? जनता मानेगी। जनता कैसे मानेगी? क्या किसी टीवी चैनल का प्रसारण रोक दिया गया? क्या किसी अखबार की लाइट काट दी गई, उसके जो संपादक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मालिक को? क्या किसी भी नेता को सिर्फ इस वजह से उठा लिया गया कि वो विपक्ष के नेता थे? क्या रात को बिस्तर पर जब वो गए तो ये सोचकर गए कि हम तो सुबह उठेंगे, और आधी रात को पुलिस छापा मारकर आधे अधूरे कपड़ों में उस अवस्था में भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उनके परिवार के सामने वो रोते चीखते चिल्लाते रहते हैं? क्या किसी के भी जो संवैधानिक अधिकार हैं वो खत्म हो गए? यानी अगर आपकी गिरफ्तारी भी हो गई तो आप कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, आपके लिए वकील जा सकता है? ये सब खत्म कर दिया गया था इमरजेंसी। और अगर इसके बावजूद संजय सिंह ये कह रहे हैं तो संजय सिंह ने तो फिर भी थोड़ी तो इमरजेंसी देखी होगी। ठीक है, हम लोगों की तो पैदाइश उस वक्त की है, लेकिन दूसरे लोगों ने तो इमरजेंसी देखी होगी ना। हम लोग तो इमरजेंसी के बीच की पैदाइश हमारी, और आपकी थोड़ी देखी होगी। नहीं, मैंने देखी है। सवाल यहां यही है कि इस पे जब कोई ये कहता है तो सचमुच ये लगता है कि ये लोग उस पाप को, भारत के संविधान की जिस दिन इंदिरा गांधी ने खंजर घोंपकर हत्या करने की कोशिश की थी, जिस 25 जून की सुबह 9:30 बजे से लेकर 26 जून की सुबह 8 बजे तक, यानी 9:30 बजे पहली कैबिनेट मीटिंग जिसमें वो पूछती हैं कि आखिर हम कैसे इसको बिना कोई मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए हुए आपातकाल लगा सकते हैं। शाम 4:30 बजे वो फिर से अपनी बैठक बुलाती हैं। सुबह रात में जाकर राष्ट्रपति से दस्तखत कराया जाता है। सुबह इमरजेंसी में फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, और उसके बाद 8 बजे आकर जब वो कह रही होती हैं कि देश में आपातकाल लग गया है, उसके पहले इस देश के सारे विपक्षी नेता, सारे सामाजिक नेता, सारे बड़े लोग, सारे एक्टिविस्ट, सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले लोग, वो सब के सब जेल में बिना किसी वजह के डाल दिए जाते हैं। यह आपातकाल होता है। इसलिए बार बार इसको याद करना भी जरूरी है कि कोई दूसरा तानाशाह इस देश में पैदा नहीं हो सके। रागी जी कह रहे थे आपने देखी है इमरजेंसी? मैंने तो देखी है। मुझे पूरी याद है, 4थे क्लास में मैं था उस समय, और ज्योग्राफी के हमारे एक टीचर हुआ करते थे। मैंने उनको देखा कि एकाएक हमारे क्लास लेते लेते वहाँ से भाग रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। तो 4था क्लास का बच्चा 4थे क्लास का ही बच्चा होता है। फिर मैं पिताजी को देखता था, कभी यहाँ हैं तो कभी भाग रहे हैं, तो कभी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, और एक दहशत का माहौल। मैं तो उस समय गांव में था। कब पुलिस आ जाए और आपको उठा करके लेते चले जाए, ऐसे लोगों का इसका कोई अता पता नहीं था। और वो खुशी की लहर भी देखी जब आपातकाल खत्म हुआ, 1977 का चुनाव हुआ, तब मैं लखनऊ में था, और तब जो जीत की खुशी जो थी वो भी मैंने देखा कि लोगों के चेहरे पर क्या 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 माने हनक थी जीत की। तो वाकई वो दिन भारतीय इतिहास का काला दिन है। और देखिए, एक बात तो इस देश को मानना पड़ेगा कि कभी भी इस प्रकार के, जिसको कहते हैं ना, तानाशाह को बर्दाश्त नहीं किया। मिसेस गांधी से बड़ा कौन तानाशाह हो सकता? जितने अपने ये जो आप हाई कमांड कल्चर भारतीय राजनीति में आया है, जिसे आप हाई कमांड कहते हैं, वो कैसे आया? मिसेस गांधी के दिन है हाई कमांड। वो जिस मुख्यमंत्री को चाहते थे उस मंत्री को उठाते थे और वहां से कैबिनेट में ले आते थे, और अपने यहां से कोई आरोपित वहां जाकर के बिठा देते थे। ये पूरे देश में उन्होंने किया, और नतीजा यह है कि यही चीजें कांग्रेस के लिए काल भी बन गई। बहुत सारे लोग छोड़ करके गए, क्षेत्रीय पार्टियां बना ली, ये सब कांग्रेस के ऑफशूट्स थे। मुद्दे पर लौट करके आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप इस ढंग की बातें करते हैं तो आप बहुत हल्कापन बातें करते हैं कि अघोषित इमरजेंसी है। आज के दिन में मैं हर टेलीविजन डिबेट पर जाता हूं, करीब करीब देश के जितने प्रतिष्ठित चैनल हैं, जब भी डिबेट होता है तो 2 पक्ष के होते हैं, 2 विपक्ष के होते हैं। बिल्कुल। यहीं आप छोड़ दीजिए, आप जरा 2014 से पहले चले जाइए कांग्रेस के। देश के बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर 3 लोग एक जरा विचार के होते थे, और 1 लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, 1 भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता था। तो जब नैरेटिव बनता था तो लोग तो यही कहेगा ना कि यार 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अच्छा, ये बात नहीं, ये बात जरा सा सुन लीजिए। जितने यूट्यूबर हैं
आज तो मीडिया इतना स्वतंत्र है कि YouTube पर तो लोगों के मिलियंस आ रहे हैं। जितना हम यहां नहीं देखते, कई बार वहां लोग YouTube को लोग देख रहा होता है। तो आप कैसे, जो उनको जेल तो नहीं नरेंद्र मोदी जो रोज नरेंद्र मोदी को गाली गलौज सोशल मीडिया पर होता है, किसी को आपने अरेस्ट किया क्या? उस समय तक बोलने की इजाजत, अखबार पढ़ने की इजाजत तक छीन ली गई थी। एक दर्शक ने कहा है कि हम अखबार खाली पढ़ रहे थे, वो छीन लिया आकर के पुलिस ने। अरेस्ट किसी को भी किसी समय किया जाता, और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। जो 42nd अमेंडमेंट आया, जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था, पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वर्ड था इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन, समझ रहे हैं, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह। ऐसी ही स्थिति में आप आपातकाल लगा सकते थे। 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो पटना में भी डिस्टर्बेंसेस हो, कहीं एक पार्ट में भी डिस्टर्बेंस हो, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्म्ड रिबेलियन की जगह केवल डिस्टर्बेंस कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये ही प्ली जो है ना, वो इंदिरा गांधी ने दी थी। जयप्रकाश नारायण का जो पूरा आंदोलन था उस वक्त, वो बिहार में था, और इसी तरह से गुजरात में जो है वो आंदोलन चल रहा था, जो यंगस्टर्स यानी हमारे युवाओं का आंदोलन जो चल रहा था, उसमें इंदिरा गांधी को ये लगा कि मेरी सरकार जो है वो जाती रहेगी, और उसको ये लगा कि जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर कहीं जो फोर्सेस हैं वो तख्ता पलट ना करें। ये उन्होंने प्ली ली। लेकिन ये बात देश को बार बार समझाने की, बार बार दोहरा के बताने की जरूरत है, ताकि कोई भी राजनेता इस तरह की का दुस्साहस दोबारा नहीं कर सके। लेकिन वही देश 3 साल में भूल गया था, और उन्हीं इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी ने, देखिए इंदिरा गांधी ने भी इस चीज पे माफी मांगी थी 1978 में, जनवरी 24 को इंदिरा गांधी ने भी माफी मांगी कि मेरे से ये गलती हुई है। लेकिन उससे इतिहास बदल नहीं जाता है, कि जो इतिहास का काला ये अध्याय है हमारे लोकतंत्र के लिए, वो हमारे को जानना, हर बच्चे को जो यंगस्टर है उसे जानना जरूरी है कि उस दौरान हुआ क्या क्या था, किस तरह से जो लाइफ टू लिबर्टी टू लाइफ है उसे किस तरह से कर्टेल किया गया था। ये बहुत, मतलब किसी भी लोकतंत्र के लिए ऐसा मैंने कभी नहीं देखा किसी भी देश में इस तरह से, कि लोकतंत्र को इस तरह से आप। देखिए ऑपोजिशन क्या कहता है कि वही आज जो है, जैसा आपने भी बताया कि भाई आज सारे संस्थानों पर जो है कब्जा हर जगह संघी बैठाती हैं, जैसे वो राहुल गांधी कहते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, सारी की सारी। इसके अलावा क्या उस वक्त जैसा भी बता रहे थे, रातों रात सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। आज सारे ऑपोजिशन के नेताओं के ऊपर जेल के केस हैं। 2 मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के, 2 मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के अंदर हैं। सरकारें तोड़ दी गई, उस वक्त विपक्ष की सरकारें गिरा दी गई थी। इसको थोड़ा समझिए, ये अच्छा किया आपने इस तरह से बता दिया। हेमंत सोरेन पर, चूंकि 2 मुख्यमंत्री आपने लिया, पहले हेमंत सोरेन कहते हैं, अरविंद जी की दुहाई भी हो सकता है जमानत भी हो जाए। हेमंत सोरेन पर अलग अलग मामले चल रहे थे। उनमें से एक मामला जो जिसको कहते हैं ना कि आदिवासियों के जमीन का मसला था, जिसमें वो घपले में फंसे, कुछ कितनी जमीन है उसको लेकर हुआ, उस पे 8 से 9 बार बाकायदा समन होती है, वो नहीं जाते हैं, फिर अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं, दिल्ली आते हैं, अपने वकील से मिलते हैं, लगभग एजेंसी को चुनौती देते हैं, वो न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय उसको खारिज करता है। अरविंद केजरीवाल, उनकी भी 8-9 बार समन होती है, वो बाकायदा जाते हैं, उसका सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, सब में सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है, चुनाव के लिए बाकायदा छोड़ देता है। इसके अलावा आप कहेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग पकड़े गए, किसी के यहां से 50 करोड़, किसी के यहां से 30 करोड़, किसी के यहां से 2 करोड़, किसी के यहां से 5 करोड़, किसी के यहां से लंबी गाड़ी, किसी के यहां से छोटी गाड़ी, ये सब मिलता रहा है। ये जो बंद हुए थे 25 जून 1975 की रात में, उनमें से कोई ये नहीं कर रहा था। सब बेचारे आंदोलन कर रहे थे, सब ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी तानाशाह पहले से हो गई है, और इंदिरा गांधी ने तानाशाही 25 जून को कहें कि 25 और 26 को कहें घोषित की, लेकिन तानाशाही वो लगातार कर रही थी, सत्ता उनके हाथ से फिसल रही थी। और दूसरा, अगर इसको पैरेलल खींचने की कोशिश की जाएगी, देखिए कई बार लोग कहते हैं कि पहले जैसा आंदोलन आज भी चल रहा था, अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी छात्र आंदोलन पर किसी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि दिल्ली की छाती पर शाहीन बाग महीनों चलता रहा, सरकार कुछ नहीं कर पाई। दिल्ली के लाल किले में बाकायदा हिंसक वारदात हुई, आईटीओ पर एक नौजवान सिख युवक मर गया ट्रैक्टर को फाइटर बनाने में, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की सीमाओं को घेर कर रखा गया,
लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया और पुलिस उनको बचाती रही। अमित शाह को जाकर जो मरहम पट्टी पुलिस वालों को लगी उनको जाकर देखना पड़ा। इसका पैरेलल नहीं किया जा सकता। ठीक है। बेवजह नरेंद्र मोदी के ऊपर तानाशाही, ये भी तानाशाही कर रहे हैं, सब थोपने की कोशिश होती है, लेकिन इस देश का लोकतंत्र बहुत जीवंत है और हम किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बार बार हम अच्छा है ना, फिर आज हम लोग ये बात करें कि भाई हाँ, ये 10 साल में जो उदाहरण आप बताते हो कि ये तानाशाही के लक्षण ही तो है और क्या है, और वो असली इमरजेंसी में क्या हुआ था सब। देखिए, इंदिरा गांधी कितनी अहंकार था कि भाई एक हाई कोर्ट मेरे खिलाफ जजमेंट कैसा दे सकता है। 12 जून 1975 को एक जजमेंट इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। राजनारायण जो 1971 का चुनाव रायबरेली में इंदिरा गांधी से हार गए, तो उन्होंने हाई कोर्ट में गए थे कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसके आधार पर इंदिरा गांधी चुनाव जीती है। 12 जून 1975 को जगमोहन सिन्हा ये निर्णय दे देते थे कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था और इस आधार पर वो चुनाव जीती थी। इंदिरा गांधी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट 22 जून को यह कहता है कि आपको हम रिलीफ दे रहे हैं अभी, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आता आप लोकसभा में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकती। इंदिरा गांधी को लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हैं जब मैं इतनी बड़ी नेता हूं, देश की प्रधानमंत्री हूं। 25 जून की शाम को, रात को 8 बजे करीब, वह एक पत्र भेजती है इमरजेंसी लगाने का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद के पास। उस समय वो राष्ट्रपति भवन में टब में नहा रहे होते हैं, तो जो लेटर लेके जाता है वो वेट करता है। तो इंदिरा गांधी पूछती है साइन हो गए क्या? उससे पहले वो बताता है कि सर वो अभी टब में नहा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी कहती है, कार्टून छपे हुए हैं। तो इंदिरा गांधी कहती है कि मेरा फोन उनसे बोलिए। तो वो इतने डर के राष्ट्रपति सिर्फ तौलिया लपेट कर बाहर आते हैं कि इंदिरा गांधी गुस्से में फोन क्यों कर रही है। इंदिरा गांधी कहती है अभी आप साइन करके तुरंत भेजो। फखरुद्दीन अली ने बाद में इसका जिक्र करा है कि मैंने वो पढ़ा भी नहीं, मैंने सिर्फ साइन करके भेज दी, मैं इतना डरा हुआ था। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी 26 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाती है। चैनल के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों की ये बातें सुननी चाहिए जो समीर जी बता रहे हैं। आज इनकी पुस्तक भी आने वाली है। देखिए, इसमें एक और और चीज चीज होती है, 26 तारीख को बीच में 26 इंदिरा तारीख गांधी जो है एक मीटिंग बुलाती है। सबसे पहले पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है। उस पार्टी की मीटिंग में यह तय हो रहा है क्या प्रधानमंत्री किसी और को बनाया जाए, और उस मीटिंग के जब हो रही होती है तो संजय गांधी अपनी इंदिरा गांधी को बाहर लेके आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपने किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया तो वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ेगा, आप परमानेंटली सत्ता से बाहर हो जाएं। ये सब चल रहा था उस वक्त और ये सत्ता बचाने के लिए ये सब कुछ हुआ था। अब समीर जी बोलिए। समीर जी, तो इंदिरा राष्ट्रपति इतने डर जाते हैं कि तौलिया लपेट कर बाहर आते हैं, उस पेपर पे साइन करते हैं। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी कैबिनेट की बैठक बुलाती है 26 जून को, और फिर घोषित कर देती है कि मैंने देश में आपातकाल लगा दिया है। पूरी कैबिनेट को सिर्फ ये बताया जाता है कि आपातकाल लगा है। सारे विपक्षी नेताओं को अरेस्ट करते हैं, अटल बिहारी को करते हैं, जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार होते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस फरार हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी उस समय आपातकाल में हिस्सा लेता है, लालकृष्ण आडवाणी, ये सारे नेता बाद में गिरफ्तार होते हैं। 8 से ज्यादा 9,000 लोगों को सरकार गिरफ्तार करती है, बिजली का कनेक्शन काट देती है, प्रेस का, सारे अधिकारी आदमियों को विड्रॉ कर लिए जाते हैं और इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लागू कर देती है। तो उस महिला ने जिसने बताया देश को कि एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है, मैं जो निर्णय लूंगा वो अंतिम होगा, राष्ट्रपति मेरे खिलाफ नहीं जा सकता, कैबिनेट से मैं पूछ नहीं सकती, विपक्ष मेरे ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता। और 19 महीने इस देश ने आपातकाल देखा है और 19 महीने में तो संजय गांधी का जो आतंक रहा है, जिस तरीके से संजय गांधी ने पूरे देश के अंदर आतंक मचाया, उस देश की जनता ने देखा इंदिरा गांधी और संजय गांधी का आतंक। तो बड़ा याद दिलाया जाता है ना कि वो आबादी रोकने के नाम पर नसबंदी का ऑपरेशन देश भर में चलाया गया। यंग लोगों को उठा करके जबरन नसबंदी करना, जबरन नसबंदी। मैं जो शिक्षक की बात कर रहा था जो भाग रहे थे, वो तो मुझे अब नाम नहीं याद है, लेकिन अभी भी मुझे धोती और पीला कुर्ता अभी भी वो याद आता है भागते हुए उनको। और हम लोग छोटे बच्चे ही थे, 4th क्लास का बच्चा कितना होता है? वो यहाँ दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट है, वहां पर मुझे याद आया कि वो एनक्रोचमेंट उठाने के नाम पर वहां कार्रवाई हो रही थी। और सबसे ज्यादा जिन लोगों को पकड़कर नसबंदी की गई वो मुसलमान थे। ये भी ध्यान में रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं कांग्रेस नहीं, वही कारण तो है कि मुसलमानों ने 1977 में एक तरफा वोट किया, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। मैं जो जिक्र करना चाहता हूं, ये भी सभी लोगों को जानना चाहिए, क्या आज अखबार छपते हैं तो पहले जाता है क्या सरकार के पास जाता है क्या कि क्या अखबार जा रहा है, क्या उसमें कंटेंट जा रहे हैं, एडिटोरियल क्या जा रहा है, ये कोई तय करता है, पीएमओ तय करता है क्या? ये सारी चीजें, ये सारे दुष्कर्म हुए, ये सारे दुष्कर्म हुए। किसी को भी आप पकड़ करके डाल रहे हैं और आपको राइट टू कोर्ट, आपको जाने की इजाजत नहीं। कोर्ट भी उस पर, कोर्ट के अधिकारों को भी छीना। तो ऐसी स्थिति को आज के दिन में यह कहना कि नरेंद्र मोदी वैसा तानाशाह,
इमरजेंसी से बड़ा दुष्कर्म बिल्कुल। इस देश में राष्ट्रीय दुष्कर्म नहीं हुआ है, कम से कम अपने लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कह रहा हूं। आपातकाल में जो हिंसा हुई आम मैं जनता के ऊपर, वो बाहर नहीं आ गेट पाई। वाला सारा बात में कह रहा था, वो बात इसलिए जरूरी है कि भाई दिल्ली में एंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर कार्रवाई की जा रही थी और उसमें गोली वोली चलाने लगी, सामने से लोगों ने विरोध किया, गोली वोली चली। आज तक उसमें ऑफिशियली कितने लोग मारे गए ये ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, तब से वो छात्रों, पटना में छात्रों पर गोली चली थी। हाँ। बिहार में चली, अब बिहार में आप चली, देख लीजिए मारे गए दिल्ली थे, में, गुजरात में चली। दिल्ली में इन पिछले 10 सालों के अंदर किसान आंदोलन, इसके अलावा शाहीन बाग सीएए के नाम पर वो हुआ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगे हुए, कहां गोली चली एक बार भी? कहीं फोर्स हुआ? गोली चली छोड़िए, लाठी कहां चली हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और ये सब बड़े बड़े प्रदर्शन रहे हैं देश की राजधानी के अंदर। किसान आंदोलन तो आप देखिए कि पूरा दिल्ली को जोड़ने वाली नस नाड़ी जो है उसी को काट करके छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, इधर बंद कर दिया, उधर से बंद कर दिया, और कोई ट्रैक्टर पूरा मीलों मील रास्ते बंद, हाईवे खोद दिया, हाईवे सब चीज लगा लिया, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने एक जिसको कहते हैं ना बस रोकने भर का उतना, और ये अगर इमरजेंसी में हुआ होता तो गायब हो जाते लोग, उनका आता पता नहीं चलता, उनके घर वाले खोज नहीं पाते। आज जो झूठी 700 लोगों की सूची फैलाई जा रही कि इतने लोग किसान आंदोलन के दौरान मर गए, जो कोई गांव में मरा, कोई ठंडी से मरा, कोई बारिश में मरा, कोई कहीं और मरा, वो सारे के सारे लोग गायब हो जाते जितने लोग ये हिम्मत करते। और देखिए इसका इंपैक्ट कितना है। इतनी देर में कोई मुझे कह रहा है कि मेरे फादर इन लॉ थे, वो उस वक्त उनको खाना खा रहे थे और उनको पुलिस उठा ले गई। ये एक बड़े कलाकार हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी भी धारावाहिकों में आते हैं। ये बता रहे हैं कि थिएटर वर्कशॉप के लिए जा रहे थे और इनको उठा लिया। 1 महीने की तैयारी थी इनकी नाटक की, पुलिस ने रोक दिया, बोले घर जाओ नहीं तो जेल जाओगे। और इस तरह के ढेर सारे मैसेजेस अरे किशोर कुमार के गाने रोक दिए थे भी, लोगों को ये ध्यान में ऑल इंडिया रेडियो पे किशोर कुमार के गाने प्रतिबंध किए गए थे, फिल्म बंद कर दिए जाते। जयप्रकाश को जो गिरफ्तार किया, चंडीगढ़ की जेल में रखा गया था। जयप्रकाश ने कहा कि मेरी किडनी खराब है, मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे अस्पताल में ले जाइए। जयप्रकाश को अस्पताल में नहीं लेके गए। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मर जाएंगे यहाँ पे, तब उन्हें अस्पताल में ले गए जब उनकी किडनी खराब हो चुकी थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब सरकार बनी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। तो जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति, इतना बड़ा नेता रहा है, वो इंदिरा गांधी उन्हें अपने पिता तुल्य मानती थी। जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी, वो इंदिरा गांधी की मदर की बहुत क्लोज दोस्त थी। इतना पारिवारिक रिश्ता होने के बाद भी जयप्रकाश नारायण के साथ क्या व्यवहार इंदिरा गांधी ने किया कि आखिर उनकी जान चली गई 1.5 साल के अंदर। तो इस तरीके से जो अत्याचार वहां पे कार्यकर्ताओं पे हुए, जो इमरजेंसी के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कई लोगों की हत्या हुई, कई लोग मारे गए, कई जेल में मारे गए, उसका कोई हिसाब नहीं रहा बाद में। तो जो लोग कहते हैं कि भाई क्यों फिर वही पुरानी बात याद दिलाना, तो इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि कोई दोबारा हिम्मत ना करे ऐसा करने की। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है व्यूअर्स में। एक खबर आपको अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी देंगे। आज हाईकोर्ट का फैसला प्रतीक्षित है। अभी देखिए हाईकोर्ट क्या कोई निर्णय आज देता है। अगर नहीं देता तो फिर जेल में केजरीवाल जी का जो इंतजार है वो और लंबा खिंच जाएगा। बहुत जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।